नमस्कार दोस्तों, सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। आज की कहानी अमरोहा की शबनम की है। हमारे यहाँ अक्सर पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं करती और करती भी है तो बहुत सुस्त रफ्तार से करती है, जिसकी वजह से कई अपराधी कानून की गिरफ्त से बच जाती है। मगर कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसको पुलिस अपनी पूरी ईमानदारी से करती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत, मगर इसके बावजूद पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ा और सिर्फ 3 दिन के अंदर केस को सुलझाया, वो अपने आप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक मिसाल है। कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। अमरोहा में एक गांव है बावन खेरी। इस गांव में परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली के अलावा उस परिवार में 7 और लोग रहते थे, जिसमें एक थी उसकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम, इन दोनों का 10 महीने का बेटा अर्श, इसके अलावा छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबनम और भांजी राविया भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। तो कुल मिलाकर उस घर में 8 लोग रहते थे। पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली जो थे वो एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका बड़ा बेटा अनीस जालंधर के एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था और बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। मतलब कि परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और पूरे बावनखेरी गांव में उस परिवार का बहुत रुतबा था। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर न सिर्फ उस परिवार पर हुआ बल्कि उसने पूरे बावनखेरी गांव की सोच ही बदल कर रख दी। तारीख थी 14 अप्रैल 2008। देर रात लगभग 2:15 बजे के आसपास उस घर की पहली मंजिल की बालकनी से शबनम ने जोर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है। शबनम की आवाज सुनने के बाद जो उसके पड़ोसी थे वो भागकर शबनम के घर के पास पहुंची, मगर जब वो घर के दरवाजा खोलने गया तो वह अंदर से बंद था और शबनम अब भी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। इसके बाद उससे कहा गया कि वो अंदर से दरवाजा खोले, तो वह ऊपर से नीचे आई और मेन गेट का दरवाजा खोलकर वापस ऊपर चली गई। पीछे पीछे पड़ोसी भी उस घर के अंदर पहुंची, मगर वो लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर 7 लाशें पड़ी थी और पूरे घर में खून ही खून बिखरा हुआ था। शबनम के माँ बाप और दोनों भाई, एक भाभी और एक फुफेरी बहन और एक 10 महीने का बच्चा जो कि शबनम का भतीजा था, उन सभी का लाश उनके बिस्तर पर पड़ी थी और शबनम उन लाशों के बगल में बैठकर बेतहाशा रोए जा रही थी। इसके बाद जब शबनम से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ तो उसने बताया कि रात को एक डाकू टाइप आदमी आए और सभी को मारकर चले गए। इसी दौरान पड़ोसी ने पुलिस को फोन लगा दिया और थोड़ी देर बाद ही हसनपुर थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस जब वहां पहुंची और उन लाशों को देखा, उनके भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। जो 7 लाशें वहां पड़ी थी उसमें से अगर एक 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो उन सभी लाशों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया और फिर सीनियर को इसकी जानकारी दी। सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और शबनम के घर के अंदर और बाहर लोगों का तांता लग गया। जिसने भी उस घटना के बारे में सुना वह अंदर तक कांप गया और जब उन्होंने परिवार की एकलौती बची बेटी शबनम को रोता बिलखता देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन सभी के मन में शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस प्रशासन के लिए गुस्सा पनपने लगा। जिस तरीके से एक घर के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उसे देखते हुए लोगों ने वहां की कानून व्यवस्था, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहां की प्रशासन ने हसनपुर थाने की इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया, जो अमरोहा पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे, क्योंकि उनकी इमेज लोगों के बीच काफी अच्छी थी। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अगस्त 2008 की सुबह सुबह घटना वाली जगह पहुंच गए, मगर जैसे ही उन्होंने लाशों के ऊपर पड़ी चादर को देखा तो उनके दिमाग में एक चीज खरकी।
पर फिर उन्होंने लाशों का पंचनामा कर सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने उस घटना में परिवार की इकलौती बची शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था और जाहिर सी बात थी कि इसके बाद उन्होंने उस घटना में परिवार की इकलौती बची शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था और जाहिर सी बात थी कि जिसने अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया हो उसकी हालत क्या होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इधर पुलिस के लिए परेशानी ये थी कि शबनम के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके, इसलिए किसी तरह से पुलिस ने शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की। तो शबनम ने बताया कि रात को नीचे बहुत गर्मी थी, इसलिए वह सोने के लिए ऊपर छत पर चली गई। आधी रात को कुछ लोग पीछे की दीवार से पहली मंजिल पर पहुंची और सभी को मारकर वापस मेन गेट से बाहर भाग गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान दर्ज करने के बाद उनके पड़ोसी से भी बयान लिए और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी, मगर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से एक और चीज खटकी और वो ये कि पड़ोसियों ने बताया कि रात को जब वो वहां पहुंचे तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था और शबनम ने अपने बयान में बताया कि सभी कातिल मेन गेट से बाहर भाग गए थे। तो अब सवाल ये था कि गेट अंदर से किसने बंद किया। इसके बाद पुलिस पीछे की दीवार के पास पहुंची जहां से शबनम ने बताया कि वो चोर उस घर में दाखिल हुए थे। वो पीछे की जो दीवार थी उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 14 फीट ऊंची थी। उस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी ऐसे नहीं चढ़ सकता था, मगर पुलिस को वहां से न तो कोई सीढ़ी मिली और न ही दीवार पर सीढ़ी का कोई निशान। इसके अलावा शबनम ने बताया था कि उस रात बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो ऊपर छत पर सोने चली गई थी, जबकि उसके घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी। फिर पुलिस जांच के क्रम में उस घर के छत पर पहुंची तो उसने छत पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं देखा। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले किसी भी इंसान ने हाथापाई नहीं की थी। और सबसे हैरान करने वाली जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी 6 लोगों को मरने से पहले किसी तरह का कोई नशीली चीज दी गई थी, क्योंकि उन सभी 6 लोगों के पेट में सूजन मिली थी। जो 10 महीने का बच्चा था उसे कोई नशीली चीजें नहीं दी गई थी और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को जो लाश के ऊपर चादर देखकर शक हुआ था वह बिल्कुल सही निकला, क्योंकि उसके ऊपर चादर सही ढंग से उठाई गई थी, जिससे प्रतीत होता है कि मरने से पहले विरोध नहीं किया गया है। इसके अलावा एक सवाल और उठा कि जब सभी लोग घर में मौजूद थे और एक बार ये मान भी लिया जाए कि किसी बाहर वाले ने धोखा से उन्हें नशीली चीजें दी थी, तो शबनम इससे कैसे बच गई। इसके बाद जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें बेहोशी की दवा का एक पत्ता भी मिल गया। इससे प्रतीत होता था कि शबनम ने अभी तक जो कुछ भी कहा उस सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं हो रहे थे। पुलिस को ये बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों। पुलिस चाहती थी कि शबनम से अच्छे तरीके से पूछताछ की जाए, लेकिन पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि शबनम के साथ कड़ाई से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस ऐसा करती तो हो सकता था कि वहाँ का माहौल और बिगड़ जाए। इसलिए कुछ दिन तक पुलिस माहौल शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच शबनम के बहुत ज्यादा रोने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने जब जांच की तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि शबनम प्रेग्नेंट है। जब ये बात पुलिस को पता चली तब उसके मन में कई और सवाल घूमने लगे। दूसरी तरफ ये बात लखनऊ तक आ जाती है। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती घटना के तीसरे ही दिन शबनम से मिलने और उन्हें सांत्वना देने अमरोहा आ जाती है और दिलासा दिलाती है कि अपराधी को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। इसके अगले ही दिन मतलब तारीख थी 18 अप्रैल 2008 को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है, जिसने इस केस का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और उनके शक को यकीन में बदल दिया। हुआ ये कि एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को पता चला कि गांव के ही एक शख्स जिसका नाम था सलीम उसे उठा लेगी
और शक्ति से पूछताछ करेगी तो केस अपने आप खुल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सलीम की तलाश शुरू कर दी और बावनखेड़ी से लगभग 14 किलोमीटर दूर गजरौला गांव से पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर थाने ले गई। थाने पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सलीम से पूछताछ शुरू की। शुरू में वह कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, पर सख्ती से पूछने पर सलीम टूट गया और सब कुछ बता दिया। पूरी कहानी कुछ यूं थी। घटना से करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसके ही गांव में सलीम से हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मगर जब शबनम ने शादी वाली बात घर में बताई तो उनके घर वाले ने साफ इनकार कर दिया। जहां शबनम पढ़ी लिखी 2 सब्जेक्ट में एमए की थी, वहीं सलीम सिर्फ 5वीं पास था। एक तरफ जहां शबनम का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला, वहीं सलीम एक छोटा मोटा आरा मशीन पर काम करने वाला। इसलिए शबनम के परिवार वाले शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। इसी बीच शबनम को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो फिर परिवार को खूब मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। मगर शबनम ठान चुकी थी कि शादी सलीम से ही करेगी। यहाँ शबनम चाहती तो वह घर से भागकर भी शादी कर सकती थी, पर उन्हें बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता था। हो सकता था कि उन्हें खाने के लाले भी पड़ जाते। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने घर वाले को ही मार दें। उसके बाद ना तो उसे कोई टोकने वाला मिलेगा और वह पूरी प्रॉपर्टी का मालकिन भी बन जाएगी। इसी बीच उन्होंने प्लान बनाया जिसमें सलीम को भी साथ कर ली। अब 2 लोग मिलकर घर के सभी सदस्यों को मारना संभव नहीं था। तब सलीम ने बेहोशी की दवा खरीदने बावनखेड़ी से करीब 38 किलोमीटर दूर पागवाड़ा पहुंचता है। वह अपने गांव से दवाई इसलिए नहीं ली कि किसी को घटना के बाद शक ना हो, क्योंकि गांव में एक दूसरे को लोग अच्छे से जानता पहचानता है। शबनम के बड़े भाई अनीस और राशिद जो छुट्टी लेकर घर आए हुए थे, उन्हें 14 अप्रैल के दिन में जालंधर और मेरठ जाना था, इसीलिए घर से निकल जाते हैं। शबनम को ये बात पता चली तो वह सोचती है कि अगर उसके दोनों भाई चले गए तो उसका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके परिवार में कोई एक भी जिंदा बच गया तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वह दोनों भाइयों को कॉल करती है और किसी काम का बहाना बनाकर दोनों भाई को वापस बुला लेती है और कहती है आज के बजाय कल चले जाए। इसके बाद आती है 14 अप्रैल 2008 की रात, जिसे न केवल पावनखेड़ी गांव बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक भुला न पाए। 14 अप्रैल की रात शबनम के घर वाले खाना पीना खा लिए तो शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की गोली मिला दी और वह चाय शबनम ने 10 महीने के भतीजे को छोड़कर सभी को पिला दी। इस समय तक सलीम और शबनम के बीच बहुत बार फोन कॉल पर बातें हो रही थी और प्लानिंग के हिसाब से काम करते जा रही थी, जो सलीम को बता रही थी। जब घर वाले सो गए तब शबनम ने आधी रात को सलीम को बुला लेती है और वो अपने साथ कुल्हाड़ी भी लाया था। इसके बाद शबनम ने अपने माँ बाप, अपने दोनों भाई भाभी और फुफेरी बहन को कुल्हाड़ी से गर्दन काट देती है। 10 महीने का बच्चा जो शबनम का भतीजा था, उसे गर्दन दबाकर मार दिया गया। इसके बाद शबनम सलीम को वहां से भगा देती है और शबनम अपने घर के छत पर गई और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि उसके कपड़े खून से सना हुआ था। जब तसल्ली हो गया कि घर के सभी सदस्य मर चुके हैं तो वह रात 2 बजे अपने बालकनी से रोना पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या हुआ वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। पुलिस शबनम सलीम के कबूलनामा कबूल करने के बाद अगले दिन 19 अप्रैल 2008 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस को इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान नहीं होता है। सलीम ने जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मारने में किया, उसकी निशानदेही पर तालाब से कुल्हाड़ी बरामद की, शबनम के खून से सने कपड़े भी बरामद किए। उसके बाद सलीम का मोबाइल और शबनम का मोबाइल भी अपने कब्जे में लिए, जिसमें उस रात के 7:30 बजे से रात 2 बजे तक करीब 52 बार एक दूसरे से बात की, पर इसके बीच करीब 31 मिनट का गैप था, जिससे वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये वही वक्त था जब वे दोनों उस घटना को अंजाम दे रही थी।
ये कॉल डिटेल्स भी एक अहम सबूत था। अमरोहा के जिला अदालत सारे सबूतों को देखते हुए जुलाई 2010 में इसे रियरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है और शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाती है। इसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को सुलझाया वो काफ़ी तारीफ के हकदार थे और कोर्ट में भी पुलिस की खूब तारीफ हुई, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी निचली अदालत को सही ठहराया, जो अप्रैल 2013 को अपना फैसला देती है। फिर वे दोनों देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, पर सुप्रीम कोर्ट भी मई 2015 को इस फैसले को बरकरार रखती है। 2015 को शबनम के बेटे का उम्र 6 वर्ष हो गया था। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में पैदा हुआ बच्चा 6 साल से अधिक दिनों तक जेल में नहीं रह सकता। इसके लिए अखबार में गोद लेने के लिए ऐड डाला गया। इसके बाद उस्मान सैफी नाम का एक शख्स बच्चे को गोद लेने की सिफारिश की। उस्मान सैफी शबनम के ही कॉलेज में पढ़ता था और वह शबनम से 2 साल जूनियर था। शबनम ने कई बार उस्मान को पढ़ाई में आर्थिक रूप से हेल्प किया था। इसके बाद शबनम को बताया गया कि उसके बच्चे को उस्मान सैफी नाम का एक शख्स गोद लेगा, तो शबनम तैयार हो गई। इसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद बच्चा उस्मान को सौंप दिया गया। इधर शबनम और सलीम के लिए देश के सभी अदालतों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब वे दोनों भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई और उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की सिफारिश की, पर उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। वे भी मामले को देखते हुए दया याचिका खारिज कर दी। पुनः 2021 में जेल प्रशासन की तरफ से डेथ वारंट जारी करने को कहा गया। फिर शबनम द्वारा दूसरी दया याचिका लगा दी गई, जिसकी वजह से डेथ वारंट जारी नहीं हो सका। वर्तमान में बावनखेड़ी गाँव का हाल ये है कि वहाँ किसी भी बच्चे का नाम शबनम नहीं रखते हैं। अभी शबनम बरेली की जेल में बंद है और सलीम प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों ही अपने फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर शबनम को हाल फिलहाल में फांसी हुई तो वह आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। तो ये थी शबनम की पूरी कहानी। उम्मीद है कि मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।